नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं शहरनामा.com का कार्यक्रम बात से बात चले। बात से बात चले में आज हम बात करेंगे किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो एक राजनीति में एक बड़ा एक तरह से बदलाव हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है। लगातार दूसरी बार शपथ लेने वाले वो 37 साल बाद इस कारनामे को दोहरा पाए हैं। और जैसी एक अटकलें थी कि सरकार में कौन शामिल होगा, उनकी टीम में कौन शामिल होगा, कौन नहीं होगा, उसको लेकर तमाम अटकलों का भी खात्मा हो गया जब कल जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ और 52 लोगों की टीम ने, योगी आदित्यनाथ की नई टीम ने शपथ ली। इस टीम में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके बारे में पहले से किसी को अंदाजा नहीं था, पहले से किसी को उम्मीद नहीं थी, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके बारे में ये माना जा रहा था कि वो इस सरकार का हिस्सा होंगे, इस टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। क्यों कुछ लोगों को बाहर किया गया, क्यों कुछ नए लोगों को लाया गया, इस तमाम जो ये जद्दोजहद है, इसके पीछे वजह क्या रही, इस बारे में आज हम करेंगे अपने कार्यक्रम बात से बात चले में बात। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं वरिष्ठ उत्तर प्रदेश के न्यायपालिका से जुड़े सदस्य, जो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के न्यायिक सलाहकार भी रह चुके हैं और अपनी जो दमदार टिप्पणियों से, जो अपनी विरोधात्मक, अपनी जो सजगता है एक लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर, उस सजगता की वजह से बार बार जाने जाते हैं। 40 साल जैसी किताब उन्होंने लिखी और अभी उसका एक दूसरा संस्करण 75 साल भी उन्होंने लिखा है, जिसमें बहुत सारे जो सामाजिक सवाल हैं, जो राजनीतिक सवाल हैं, जो आज के ज्वलंत भारत और उत्तर प्रदेश के सवाल हैं, उनको बहुत गहराई से उन्होंने उन पर प्रकाश डाला है। सीबी पांडे साहब हमारे साथ, ताहिरा हसन जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिला लड़ाई लड़ते रहती हैं, लोगों के बीच में जाकर काम करती हैं और उनकी एक बहुत अपनी बात को रखने का एक तरीका है, बहुत स्पष्टवादी है लेकिन बहुत मृदुभाषी भी है। हमारे साथ तीसरे जो सहयोगी हैं वो हैं वरिष्ठ पत्रकार हुसैन अफसर साहब, जो अपनी पहचान के मोहताज नहीं है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक संजीदा पत्रकार के तौर पर उन्होंने अपना लगभग 35-40 साल का सफर बहुत बेदाग तरीके से उस सफर को उन्होंने पूरा किया है और अभी भी वो सफर उनका जारी है। और हमारे साथ तुलनात्मक रूप से युवा पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा हैं, डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, जो बहुत तीखे तेवरों के लिए जाने जाते हैं और खरी खरी बात करने के लिए जाने जाते हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। बातचीत की शुरुआत मैं सबसे पहले हुसैन अफसर साहब आपसे करना चाहता हूं। ये जो शपथ ग्रहण समारोह की जो पृष्ठभूमि थी, जिस तरह से उसको बहुत गोपनीय रखा गया, बिल्कुल लोगों को कानो कान एक तरह से भनक नहीं लगी कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। राजभवन पहुंचने के सिलसिला जब शुरू हुआ उसके बाद ही ये बात समझ में आई कि कौन नाम है और कौन लोग बाहर करते हैं। इस सब की ये जो पृष्ठभूमि है, आप किस रूप में इसको देखते हैं, क्या वजह देखते हैं कि कुछ बड़े लोगों को बाहर कर दिया गया और कुछ एकदम से नए लोग शामिल किए? शुक्रिया गोविंद जी। देखिए, जिन लोगों को शामिल किया गया है और जिन लोगों को निष्कासित किया गया है, उनके लिए पहले ही से बीजेपी काम कर रही थी और मुसलसल उनके फीडबैक लिए जा रहे थे उनके काम के। वो भले ही समझ रहे थे, नहीं समझ रहे थे, और उन्होंने बहुत से ऐसे बड़े नाम हैं जिनको साफ कर दिया बिल्कुल। और ये बात सही है अपनी जगह पर, बहुत से लोग जो हैं वो अपने निकम्मेपन की वजह से, अपने पर लगे आरोपों की वजह से और अपने दिग्बंधन की वजह से और अपने घमंड की वजह से योगी मंत्रिमंडल से साफ हुए हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं और बहुत तजुर्बेकार नाम हैं, लेकिन
वक्त के साथ उन्होंने अपने को तब्दील नहीं किया और आखिर में उनको ये नतीजा हुआ कि मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। एक बात बहुत अच्छी है इस गवर्नमेंट में और इस पार्टी में कि इन्हीं ने सारे लोगों के इनपुट्स लेते रहे, उनके कैरेक्टर्स, उनके मुकदमे। हालांकि जो मौजूदा यानी पिछला जो मंत्रिमंडल था उसमें भी बहुत ही आरोपी किस्म के लोग थे, राजनीतिक थे, लेकिन उसके बाद में भी जब नई एक्सरसाइज शुरू हुई तो उन्होंने ये किया कि पहले ही से तैयारियां शुरू कर दी और कि हमें किसको हटाना है और किसने क्या काम किया हैगा और किसने दबंगई की है और किसने क्या क्या किया है। तो अब जो लोग हटाए गए हैं उनको ये समझना चाहिए था और जो आए हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि क्यों हम हटाए गए हैं और अब भविष्य में वो क्या करेंगे। मुझे लगता है कि पूरे इस सिनेरियो पर, पूरे इस मंजरनामे पर डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा रोशनी डाल सकते हैं, वो बताएंगे और फिर बीच बीच में आपसे बात करते रहेंगे। बिल्कुल, हम उत्कर्ष आपके पास आना चाहते हैं। कुछ लोग चौंकाने वाले नाम थे जिनको हटा दिया गया और कुछ चौंकाने वाले नाम थे जिनको शामिल किया गया। कुछ ऐसे नाम थे जिनके बारे में पिछली सरकार में चर्चा थी कि वो सरकार का हिस्सा होंगे, योगी की टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन वो पिछली बार नहीं हो सके, इस बार उन्हें मौका मिला। ये जो सब कुछ पूरा घटनाक्रम है, पूरा जो फेरबदल है, आप इसको कैसे देखते हैं? इसकी क्या वजह है आपको? देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर इस पूरे जो कसरत हुई है और जो तस्वीर सामने आई है उसमें हमें दिखाई देती है कि ये मंत्रिमंडल योगी आदित्यनाथ का जरूर है, लेकिन इसकी रचना दिल्ली में हुई है। और दूसरी बात ये कि ये जो दिल्ली में रचा गया है वो उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल तो है ही, लेकिन मिशन 2024 के हिसाब से बना है। इसमें कमंडल भी है, इसमें मंडल भी है और उस हिसाब से अगर देखें, और जो दूसरी चीज है कि एक नए चेहरे ज्यादा हैं इसमें। पिछली बार के 22 मंत्री जो है रिपीट नहीं हुए हैं इस पूरे उसमें, तो 22 लोग अगर बदले जा रहे हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि एक बिल्कुल फ्रेश पिक्चर देने की कोशिश है, बिल्कुल फ्रेश तस्वीर देने की ये कवायद है। और उसके पीछे बड़ी वजह है। एक तो ये बीजेपी 255 सीट जीत गई है, वो अपनी जगह पे, वो रिकॉर्ड पे है, लेकिन बीजेपी को पता है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त है और किसी तरह से वो ले आ पाए, बस वो किसी तरह से, क्योंकि 255 में भी अगर आप 80 के करीब सीटें ऐसी हैं जो कि बड़े मार्जिनल विक्ट्री है, और अगर खुदा न खास्ता वो फिगर बदली होती तो वो नतीजे क्या होते। तो वो सारे टैग जो है वो रिशफल कर दिए। दूसरी बात ये कि पुराने मंत्रालय में जो लोग जिनके ऊपर भी कहीं से दाग या कहीं से पक्षपात जैसा दिख रहा था, कहीं टसल दिख रही थी, वो लोग बाहर हो गए। पुरानों में अगर आप देखिए तो जो रिपीट हुए हैं सीनियर्स, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना जैसे लोग हैं जो ठीक है पार्टी के साथ लंबे टाइम तक चल रहे, बहुत उसमें भी नहीं रहे, लेकिन सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, दिनेश शर्मा, मोहसिन रजा, मतलब ये लंबी फहरिस्त है, मोती सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह, ये वो चर्चित लोग हैं जिनकी बड़ी चर्चा रही पिछले सरकार में। तो उन लोगों से निजात पाई गई और उसका सिर्फ एक मैसेज कि एक तो नई टीम आए, फ्रेश हो, कार्यकर्ताओं में विश्वास हो कि नहीं साहब, हमारी पार्टी दावा करते हैं कि हमारी पार्टी में किसी का बहुत दखल नहीं है, तो वो तय है कि दखल जो है ये ऊपर बैठे कुछ लोगों का है, बाकी किसी का वाकई भी दखल नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता। और अमित शाह ने शपथ ग्रहण के एक दिन पहले जो मीटिंग में जो बात कही उसको ध्यान रख लेने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा, साफ साफ कहा कि विधायक जो चुन के आए हैं सबको बधाई, लेकिन किसी गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है कि आपकी लोकप्रियता से आप जीते। सबसे पहले पार्टी है, उसके बाद संगठन है, तो तीसरे नंबर पर आप एक कार्यकर्ता के तौर पर ही काम करिए
इस मुगालते में किसी को रहने की जरूरत नहीं कि वो बहुत, और सही भी है, अपरोक्ष रूप से वो बता भी रहे थे कि भाई जिता के हम लाए हैं, तुम नहीं जीते। तो इसलिए कोई दबाव भी नहीं बनाने की स्थिति में पार्टी के भीतर है अपने मंत्री पद के लिए। दिनेश शर्मा के साथ कंट्रोवर्सीज भी थी, मास लीडर नहीं हो पाए, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर आए जरूर थे, लेकिन ब्राह्मण पॉलिटिक्स नहीं की उन्होंने। ब्रजेश पाठक ज्यादा मजबूती से दिखाई दिए, ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दिए। मोहसिन रजा को लखनऊ की जो 2 सीटें मध्य और पश्चिम के हारने का खामियाजा भी मोहसिन रजा के सिर पे काफी हद तक गया, क्योंकि जो शिया वोटर लंबे टाइम से कहा जा रहा था कि वो बीजेपी को सपोर्ट करता रहा है, वो इस बार नहीं कर रहा। तो श्रीकांत शर्मा के योगी आदित्यनाथ के साथ तल्ख रिश्ते पिछले 1.5 साल से चल रहे थे और बहुत ही स्थिति खराब थी। सिद्धार्थनाथ सिंह की बदनामी बहुत हो चुकी थी, मयंक सिंह की बदनामी बहुत हो चुकी थी, मोती सिंह की बदनामी बहुत हो चुकी थी। तो ऐसे करके एक रीशफल जो हुआ है वो ये मैसेज देने की कोशिश है, एक तो पार्टी के लोगों को कि कोई भी कुछ बन सकता है, सब बराबर है। दूसरा, मास को जो वोटर है वो कि हम पुराने लोग जिनसे आपकी नाराजगी थी या जिनकी शिकायतें थी उनको हम दूर करते हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि सबसे बड़ा मैसेज तो योगी आदित्यनाथ को है कि आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ, भले ही चेहरा आप हैं, भले ही प्रतिनिधि आप हैं, भले ही, लेकिन सत्ता का संतुलन बनाया जाएगा दिल्ली से, क्योंकि मिशन 2024 मोदी और अमित शाह का सीधा मिशन है। इसलिए आपको जो मंत्रिमंडल दिया जा रहा है आप उसके साथ काम करें। तो इतने मैसेज को साफ बिल्कुल बिल्कुल जो मैसेज है आपने जैसे कहा, ये बात बिल्कुल ठीक है। और बीजेपी का जो काम करने का तरीका है वो भी यही है कि पार्टी एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। और जो 2024 का लक्ष्य है उसको लेकर उन्होंने सीधे सीधे अपनी, क्योंकि अब सबसे बड़ी प्राथमिकता 2024 है और उसमें उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए योगी सरकार पर भी ये बहुत बड़ा दायित्व है कि वो इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए हर संभव कोशिश करें, आगे बढ़े। और जैसा योगी आदित्यनाथ ने अपनी जो शुरुआती बैठक अपनी सहयोगियों के साथ जो उन्होंने की है, उसमें भी उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि हर मंत्री का, हर जिम्मेदार व्यक्ति का एक रिपोर्ट कार्ड होगा और उसको जो जवाबदेहियां हैं वो लगातार उसको जवाबदेह होना पड़ेगा, लगातार उसको बताना पड़ेगा कि वो कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, जो काम टारगेट हैं उनके लिए कितना आगे जा रहा है। आपने उत्कर्ष से एक बात कही थी मोहसिन रजा की। मोहसिन रजा के साथ साथ हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो मुस्लिम राजनीति है उसका भी एक बड़ा, उसके चेहरे में भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। मोहसिन रजा भले ही कुछ उन पर 2 सीटों की हार का ठीकरा रहा हो या उनके काम करने के तरीके को लेकर पार्टी का संतोष रहा हो, लेकिन हम एक चीज हमें बिल्कुल साफ दिखती है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति में अब तक जितने भी मुस्लिम चेहरे रहे, चाहे वो एजाज रिजवी हो, चाहे उनकी पुत्री सीमा रिजवी हो, चाहे मोहसिन रजा हो, ये सारे लोग सिया कम्युनिटी से जुड़े लोग थे। लेकिन पहली बार बीजेपी ने एक तरह से सुन्नी समुदाय से जो दानिश अंसारी आजाद हैं उनको बीजेपी आगे लाने की बीजेपी ने कोशिश की है। तो क्या ये भी एक बड़ा मैसेज है? ताहिरा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ इसको कि क्या बीजेपी अब ये दिखाना चाहती है कि नहीं, वो सिर्फ सिया समुदाय के साथ ही नहीं है बल्कि वो सुन्नी समुदाय को भी अपने साथ लेना चाहती है? क्या इस जो मंत्रिमंडल में उनको जो जगह मिली है इससे क्या ऐसा मैसेज देने की कोशिश है बीजेपी की ओर से? नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी का ये जो स्टेप है मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि देखिए दानिश आजाद अंसारी, पसमंदा मुसलमानों की बात होती है, सब करते हैं। पसमंदा मुसलमान के किसी नेता के हाथ में को मजबूत करना, ये बीजेपी ने इस बार जो मंत्रिमंडल है, मुझे लगता था उस पर बात हुई नहीं कि ओबीसी और दलित भी उन्होंने अच्छी तादाद में रखे हैं। उन्होंने बैलेंस किया है बहुत अच्छी तरीके से। और आप ब्रजेश पाठक को देखिए, उन्होंने तो लेटर लिखा था कोविड टाइम में, लोग कहते थे अपनी पार्टी को क्रिटिसाइज किया और उनको और स्ट्रेंथन किया। उसने एक मैसेज दिया है कि जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा।
और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चाहे दिल्ली से राजनीति बने, लखनऊ से बने, कलकत्ता से बने, इसकी बात नहीं है। बात यह है कि उनके पास राजनीतिक चाणक्य है जो और पार्टियों के पास नहीं है। और ये बिल्कुल जब पार्टी में टिकट दिया जाता है तो ये देखा जाना चाहिए कि जो खड़ा होने वाला है वो मध्य से खड़ा है या कहीं से भी खड़ा है, उसके पास इतना है कि नहीं कि वो अपनी कम्युनिटी में उसका अच्छा एक मैसेज जाता है, लोगों में मिलता जुलता है, जनता में मिलता है, तब तो वो पार्टी का वोट लाएगा प्लस अपने कम्युनिटी के वोट के साथ। अगर वो अपनी कम्युनिटी में जीरो है तो पार्टी का वोट कितना उसको बढ़ा के ले जाएगा। अगर वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में उसका ये देखिए राजनीति का अब ये चरित्र है, इसमें ये कहना कि नहीं ये बातें नहीं होनी चाहिए, तो ये कहना ही बिल्कुल फजूल है और सिर्फ मैं कहूंगी ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के लिए है। तो मुझे लगता है कि ये दानिश को जो लाए हैं ये बहुत अच्छा है। और मैंने भी जो लोगों से बातचीत की, जैसे मऊ में मेरी बात हुई, आजमगढ़ में हुई मेरी बात अभी, तो सबके अंदर एक खुशी है। लोग कह रहे हैं कि हाँ एक अंसारी बरादरी से आ गया। तो ये बात ये नहीं है कि वो बीजेपी के बहुत तरफदार लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है किसी पार्टी ने पसमंदा मुसलमान की बात एक मुद्दतों से हो रही थी तो वो सिर्फ सेमिनार तक जुट के रह गई थी, लेकिन भाजपा ने एक अंसारी को वोट मतलब एक पोस्ट पे लाके उनके हाथों को मजबूत किया है। तो मुझे लगता है अच्छा। और देखिए वो शियों को बनाने का कि सारे शिया तो दे नहीं देते थे, एक मुट्ठी भर शिया जिनको फायदा हो रहा था वो 20 होंगे 25 होंगे, 20-25 क्या फर्क ला सकते हैं किसी पार्टी में? जी। मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क ला सकते हैं। 20-25 सिर्फ अपने को बढ़ाते हैं और वो कम्युनिटी वाला कोई नहीं देता है। ये तो इस बार ये है कि वो 20-25 भी मुझे लगता है नहीं दिया। वो जो 20-25 50 कर देते थे, 100 कर देते थे, तो उन्होंने भी नहीं दिया। तो मुझे लगता है इस तरह से देने का कोई सवाल भी नहीं है। सिंबॉलिक तो पहले भाजपा एक सिंबॉलिक दे रही थी, तो सिंबॉलिक का कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है कौन काम कर रहा है, और दानिश आजाद अपनी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छा मैसेज है। बहुत स्टडी के बाद इन्होंने सब पूरा तैयार किया है, पूरी चीजें। आप देखिए सिद्धार्थनाथ मोती सिंह जैसे अभी कहा उत्कर्ष ने, बिल्कुल मोती सिंह का आप प्रतापगढ़ जाइए, मेरा अपना होम टाउन है, वहां पर उनसे लोग बहुत नाराज थे, बहुत नाराज थे। बिल्कुल। तो ये बात है कि आपको रिजल्ट देखना एक नीचे ग्रास रूट से जुड़ा होना चाहिए आपको। आप बिल्कुल अगर उड़ने लगेंगे और आपके पैर जमीन में नहीं है तो आप ऐसी ख्वाब देखते रहेंगे कि आप पता नहीं कितना पा लेते और पा लेते और पा लेते, यहाँ पे गलत हो गया, वहां गलत हो गया। भाई गलत हो गया, राजनीति में गलत हो गया, आपको ये सब चीजें देख के चलना चाहिए था। आप लोगों के पास कोई राजनीति चाणक्य नहीं है और पार्टियों के पास, इस वजह से आप ये तमाम गलतियां करते रहते हैं। जयंत अब किस जबान में बोल रहे हैं आपने सुना आज, राजभर का अभी यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो आपको अपनी पार्टी ग्रास रूट लेवल पे करनी होगी। आपका ग्रास रूट अगर मजबूत नहीं है, जड़ें मजबूत नहीं है, तो आप ऊपर बहुत दिन तक नहीं उड़ सकते। मुझे लगता है कि इसी तरह सब पार्टियों को अपने को मजबूत करके सीखना चाहिए, क्योंकि सेकुलर पार्टियां जिस तरह से कर रही हैं उससे हम लोगों को तो अफसोस ही हो रहा है उनके काम से। बिल्कुल। राजनीति मुझे लगता है हवाई किले बनाने से राजनीति नहीं हो सकती, जमीन बिल्कुल नहीं, वो साबित हो गया। बिल्कुल जमीन में रणनीति की जरूरत है और बीजेपी ये करके दिखा रही है। आपने कहा कि दानिश अंसारी का जो उनको जो स्थान मिला है वो एक वेलकम, उसका समाज में बहुत स्वागत हो रहा है। कुछ एक मैसेज उससे बढ़ा गया है। कुछ इसी तरह की बात हम देख रहे हैं, जो उप मुख्यमंत्री मौर्य हैं उनको दोबारा से, जबकि वो खुद चुनाव हार गए। इसके जरिए एक बहुत बड़ा संदेश पार्टी ने उस ओबीसी समुदाय को देने की कोशिश की है कि देखिए हम आपके समुदाय का सम्मान करते हैं, पार्टी उसका सम्मान करती है, और जो प्रतिनिधि उनके थे वो भले ही चुनाव न जीते, लेकिन हम उनको नेता मानते हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। ये बहुत एक तरह से अपवाद, राजनीति में अपवाद किस्म की चीज दिखाई दे रही है। जहाँ तक जो मंत्रिमंडल में जो सामाजिक उसकी बनावट है, वो भी बहुत, आपने जैसे कहा कि काफी उसमें ध्यान रखा गया है। समाज के हर वर्ग को, अगर एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण है और तो 6 दूसरे ब्राह्मण मंत्रियों को जगह दी है, एक मुख्यमंत्री अगर क्षत्रिय समाज से है
तो 7 क्षत्रिय समाज के लोगों को जगह दी गई है। दलित समाज से 8 लोग हैं, जो वैश्य समाज है उससे 5 लोग हैं, महिलाएं 5 हैं, और साथ ही साथ जो ओबीसी और जो बैकवर्ड क्लास है उससे 19 से ज्यादा लोगों को जगह मिली है। तो एक तरह से जो बनावट है योगी आदित्यनाथ की टीम की, उसमें सामाजिक समीकरणों का भी बहुत गहराई से ध्यान रखा गया, और सहयोगियों को भी, जो सहयोगी थे, निषाद पार्टी हो चाहे अपना दल हो, उनके दबाव बहुत ज्यादा थे, लेकिन उनके 2 लोगों को कैबिनेट में जगह देकर एक सम्मान उनको दिया गया है, और साथ ही साथ उनकी जो मांग थी उस पर भी अंकुश लगाने की कोशिश की। गोविंद जी 1 सेकंड में दानिश के बारे में बताऊंगा कि दानिश जो है वो दानिश काफी क्वालिफाइड है, और दानिश ने का जो काम करने का अंदाज है वो बिल्कुल आरएसएस और जो ऐसी संगठन है इनमें काफी जो रिसर्च करते हैं और काफी फीडबैक लेते हैं उस तरह का हैगा। वो उनको जो भी काम सौंपा गया वो झोपड़पट्टियों में और महलों में और डाउन टॉर्डन्स जहाँ रहते हैं वहाँ वो जाके उन्हीं ने काम किया, और उनका काम करने का तरीका बिल्कुल साइंटिफिक लाइन्स पर था, जिसमें वो डेटा कलेक्ट करते थे, और आमतौर से एक लखनऊ में बोला जाता है कि नक्शेबाजी उन्होंने नहीं की, बल्कि बिल्कुल जमीनी सतह पर उतर के काम किया, और उसका उनको नतीजा मिला। जाहिर है कि जो जिन लोगों ने सरकार बनाई है वो पहले से इनपुट्स ले रहे हैं, बिल्कुल। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है कि जो खामोशी से काम करते हैं और अचानक एकदम से ऊपर से आ जाते हैं, तो एक सबक भी है उन लोगों के लिए कि जो सिर्फ नक्शेबाजी करते हैं, एटीट्यूड सिखाते हैं। बिल्कुल वेरी ट्रू। तो बात हम कर रहे थे कि किस तरह से सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा गया। ब्राह्मण चेहरे की बात थी। योगी आदित्यनाथ का जो पहली सरकार थी उसमें दिनेश शर्मा के तौर पर एक ब्राह्मण चेहरे को उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद दिया, लेकिन जैसा उत्कर्ष ने भी कहा, और जो हकीकत भी है कि न तो दिनेश शर्मा एक ब्राह्मण नेता के तौर पर अपनी जगह बना पाए, और न ही वो एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी किसी तरह की अपनी धाक दिखा पाए, अपने काम करने के तरीके से कोई असर दिखा पाए। एक सामान्य काम चलाऊ तरीके से वो काम करते रहे, और जो ब्रजेश पाठक हैं उन्होंने लगातार ब्राह्मणों के मुद्दों पर सवाल उठाए, सरकार से सवाल उठाए। जहां पर सामूहिक हत्याएं हुई थी वहां पर उन्होंने रायबरेली जैसी जो बात थी उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, और अपराधियों की धरपकड़ हो सकी। तो लगातार वो तेवर उनके दिखाई दे रहे थे कि एक जैसी बीजेपी को नेतृत्व की जरूरत है, जैसी टीम की जरूरत है, वैसे वो नेता के तौर पर हैं, और इसीलिए सिर्फ 2 बार के वो बीजेपी में विधायक रहे। 2017 में उनकी एंट्री हुई, और आज बहुत सारे वरिष्ठ 9 बार के विधायक बने हुए लोगों को किनारे रख के वो बीजेपी में उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। तो ये भी कहीं न कहीं एक बड़ी रणनीति का सवाल है। सीबी पांडे साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तो चुनाव से पहले बड़ा एक नैरेटिव बनाया गया था कि ब्राह्मण बहुत असंतुष्ट हैं इस सरकार से, तो क्या ये जो कदम है ये उस नैरेटिव को कम करने की भी कोशिश है और उसको संतुलित करने की भी कोशिश है, या ये सिर्फ 2024 के हिसाब से जो अगले कदम है, जो लोकसभा चुनाव की जो रणनीति है उसके तहत इस तरह का किया गया? गोविंद जी, एक बात मैं आपको समझ दिलाऊंगा कि आपके डिबेट में एक बार मैंने ये कहा था चुनाव के दौरान कि इस बार सभी जात के लोग सभी पार्टी को वोट दें। तो उस समय आपने कहा था कि ये तो बड़ी अच्छी शुरुआत होगी अगर सभी जात के लोग सभी पार्टियों को वोट दें। अब आप इस बार देखिए, इस बार जो जाति समीकरण के दावे पर चुनाव, केवल जाति समीकरण के दावे पर जो चुनाव जीतने की बात हो रही थी वो तो पूरी तरह से सफल हुई नहीं। अगर ऐसा शुरू होता तो निश्चित रूप से सफल हुई। तो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात हम लोग उस समय केवल हमने हिंट किया था, लेकिन ये देखने को मिला कि सभी जातियों ने इस बार सपोर्ट दिया, दलित ने भी दिया और मुस्लिम लोगों ने भी भाजपा को ही मुस्लिम ये जो कि कभी आशा नहीं। सबसे बड़ा ये चुनाव में ये हुआ कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों का जो एकदम संगठित होके समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट देना, ये अपने आप में बड़ा चौंकाना। ये बिल्कुल ये करीबन 95-97% और क्षत्रिय भी काफी ये वोट भाजपा को दिया।
तो एक नया फिनोमेना इस बार आया कि सवर्ण जातियों ने इस बार सरकार को, मैं तो समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इतने वोट आई है और तो इसमें ये सवर्ण जातियों का जो योगदान है कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा। इस बार पिछले वाला चुनाव तो मैं कह सकता हूँ कि पिछड़ी जातियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, लेकिन इस जी बार आप कह सकते हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अगड़ी जातियों का ज्यादा उनका महत्वपूर्ण होता है, और उसके साथ साथ कुछ दलित जातियों का। ये सही बात है कि मुस्लिमों ने तो, क्योंकि मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना नहीं था, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का वो कोई एजेंडा भी नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत मुसलमानों ने जैसे, और इसी नाते पसंदा मुसलमानों ने जरूर वोट दिया, तभी के लोगों को प्रतिनिधित्व भी सरकार में मिला। और ये पसंदा समाज के आने से एक नई राजनीति भारतीय जनता पार्टी में भी अभी होगी, क्योंकि जी पहुंच उन लोगों की भारतीय जनता पार्टी में होने जा रही है। ये करना बिल्कुल। पड़ेगा इनकी वजह। अब ये जहाँ तक ब्रजेश पाठक है, देखिए जब ब्राह्मणों में इतना ज्यादा दे के सरकार बनाए, क्षत्रियों में योगी जी तो मुख्यमंत्री है ही है, जी अगर सबसे ज्यादा वोट ब्राह्मणों को दिया तो ब्राह्मणों को तो महत्व मिलना ही था, अगर नहीं महत्व देते तो 24 के चुनाव में बहुत बड़ा इनको झटका लगता है। जी तो एक तो आप जान लीजिए कि ये जो मंत्रिमंडल बना है, ये इसमें 3 फैक्टर, एक तो 24 को ध्यान में रखे सबसे टॉप प्रायोरिटी दिया गया है कि 24 के हिसाब से इस चुनाव को बिल्कुल मंत्री बिल्कुल। टॉप। दूसरी प्रायोरिटी है कि जाति समीकरण डिस्टर्ब ना हो, जो इस चुनाव में जिन जाति समीकरण से को 43% वोट मिल गया है, जिन जिन लोगों ने डिसअपॉइंटमेंट कम वोट किया और हमको इन्होंने महत्व नहीं, तो जी उसको उनको महत्व देना। तो वो जाति समीकरण या जो सामाजिक समीकरण जो भी बनना था उनको बनना था। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी को ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाए जिसके भ्रष्टाचार को 24 के चुनाव में एजेंडा बन, बिल्कुल। तो भ्रष्टाचार एजेंडा न बन पाए या वो काम अच्छा नहीं किए वो एजेंडा बन पाए, तो इसको भी ध्यान में रखा गया, नहीं तो 24 में वही एजेंडा बन जाता है। ये लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी मेरे लोग हैं, मंत्री हैं, तो वो भी ध्यान रखा गया। इसलिए देखिए इस सरकार में 10 मंत्री तो पहले हार गए थे चुनाव में, यार जी 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 10 को इन्होंने निकाला, तो पूरे मंत्रिमंडल से 20 को तो बाहर कर दिया ना, तो पूरा का जी पूरा, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। 20 बाहर हो गए। तो अब ये सवाल है कि जिनको इन लोगों ने रखा है, इन लोगों तो नहीं, मैं नहीं मानता कि हर मंत्री 100% ईमानदार होते, लेकिन थोड़े बहुत बेईमानी करते ही रहते हैं सब, लेकिन उसमें जो उनकी छवि पब्लिक में इमेज जो है वो जिनकी उतनी खराब नहीं है, उनको उन लोगों ने इसमें डिटेल किया। और इफिशियंसी भी, खाली इमेज ही नहीं कि उनकी इफिशियंसी है, आप इफिशियंसी के मामले में देखिए और लोगों का कितना कम्युनिटी में पैठ, ये जी निश्चित रूप से ब्रजेश पाठक की सारी कम्युनिटी में, एक तो ब्रजेश पाठक ने भाजपा में रहते हुए भी कोई ऐसा जातिगत केवल अपनी जात के साथ ऐसा नहीं, केवल उन्होंने ब्राह्मणों के ऐसे संबंध रखे, जो जी लोग जी उनके पास किसी भी कम्युनिटी का हो, मुस्लिम कम्युनिटी, मैं तो कई बार उनके ऐसे ऐसे मीटिंग में अपने साथ मेरे रहे हूँ तमाम सम्मेलन में, जिसमें पूरे के पूरे मुस्लिम कम्युनिटी थी, उसमें हम लोग गए थे और उसमें ब्रजेश पाठक मुखर्जी था, उसी कंफर्टेबली बड़े आसानी से मिल रहे थे, जैसे कि वो, जैसे कि आप कह सकते हैं अपने ब्राह्मणों के बिल्कुल बिल्कुल। जिन लोगों को बैठे। जगह दी गई उसकी वजह थी, तो बहुत इसलिए खास इन लोगों वजह के थी। ऐसे तो ब्रजेश पाठक को हाँ सही जगह दी, उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब सरकार बीजेपी चुनाव जीत गई, सरकार बन गई, टीम बन गई, सब कुछ हो गया। आगे का एजेंडा भी एक तरह से योगी आदित्यनाथ ने तय कर दिया है कि किस तरह से काम करना है, क्या काम करना है। हुसैन अफसर साहब, संक्षेप में अब कार्यक्रम हम समापन की ओर जा रहे हैं। मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं कि जो योगी की ये जो दूसरी सरकार है, इस सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं, क्या आपकी प्राथमिकताएं होनी चाहिए इस सरकार की, आप देखिए, किसी भी हुक्मरान से जो सबसे बड़ी उम्मीद की जाती है वो अदल और इंसाफ की है, न्याय की। अगर न्याय नहीं है तो हमेशा समाज में रिजेंटमेंट रहेगा, भले आप उसको अपनी ताकत से दबा दें, संगीनों से दबा दें और किसी तरह से दबा दें, लेकिन आदमी बेचैन रहेगा, समाज बेचैन रहेगा। तो सबसे बड़ी जो हमें उम्मीद है वो ये है कि अदल और इंसाफ यानी न्याय हो और किसी को ठगा महसूस ना किया जाए, या वो अपनी जात, बिरादरी, समुदाय की वजह से ये ना महसूस करे कि हमारा इस सरकार में कहीं पर शोषण हो रहा है। तो एक अच्छी सरकार के लिए ये जरूरी है कि वो अपने इस दाग धब्बे को अपने पर ना लगने दे और बहुत इंसाफ के साथ, बहुत संयम के साथ, बहुत अच्छी तरह से उन मामलात को टैकल करे जिनसे रिजल्टमेंट
ये जिससे हंगामा आराई या जिससे बेचैनियां समाज में बढ़ती है, उसमें सबसे बड़ी उम्मीद तो यही करना चाहिए कि इंसाफ हो, और जो शपथ में जो भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं बिना द्वेष हो, उसको बिल्कुल ताक पर रख देना चाहिए, क्योंकि वो शपथ लेने के बाद में थोड़ी देर में भूल जाता है आदमी कि हमने शपथ क्या ली थी। तो ये बहुत जरूरी है कि शपथ ली है उसकी मर्यादा रखी जाए, और मर्यादा रखते हुए किसी को भी ये महसूस ना हो कि उसको ठगा गया, नियम अनुसार बातें की जाए, कानून की सुपरमेसी हो, जो बुनियादी बातें। उत्कर्ष साहब, आप उत्कर्ष कैसे देखते हैं और क्या आप अपेक्षा रखते हैं इस सरकार से, संक्षेप में? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को। किसी भी आम आवाम की जो अपेक्षा होती है वो 2-3 जगहों पे होती है, और जैसा कि बीजेपी हमेशा ये कहती है कि भाई हम कानून का राज करेंगे, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि उनके जस्टिस में भी बड़ा सेलेक्टिव अप्रोच था। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो सेलेक्टिव अप्रोच ना हो, मतलब जस्टिस हो, जेन्युइन जस्टिस हो, बजाय इसके कि वो मैसेज के लिए जस्टिस है, इससे ज्यादा जरूरी है कि जेन्युइन जस्टिस हो। और ये क्वेश्चन मार्क हमेशा बीजेपी के सरकार के ऊपर है, और ये बात आती रही है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की एक चाहे परिस्थितियों का दोष दे ले और या फिर पॉलिसी लेवल की बात कर ले, तो परिस्थितियां तो अपनी जगह पे है। भाई कोविड ने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया है, तो भाई बिल्कुल नहीं है, हम भी बहुत बुरी तरह इफेक्टेड हुए। मगर अब जबकि कोविड के सारे प्रोटोकॉल 31 मार्च को खत्म हो, इस नई सरकार का बजट भी आने वाला है, क्योंकि अभी तक तो चल रहा था वोट ऑन अकाउंट पे। तो ये देखना होगा कि जो डेवलपमेंट अप्रोच है इसका, कैसे इनकम बढ़े, कैसे फ्लो मार्केट में हो, और ये जो अनाज बांटने वाले से लेके पैसा कमाने तक जाने की बात है, वो क्या पैसा कैसे आए, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। ताहिरा जी, महिलाओं के सवाल को लेकर आप क्या प्राथमिकता चाहती हैं सरकार से? देखिए, पहली बात तो हम ये उम्मीद रखेंगे, जैसे सबने कहा, कि न्याय, जस्टिस, और खासकर मैं कहूँगी सोशल जस्टिस, क्योंकि जो संविधान हमारा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, वो तभी सफल होता है जब ये इंस्टीट्यूशंस जो है वो सबके लिए काम करें, लोकतांत्रिक हों। जब सबके लिए एक सा काम करेंगे तभी वो लोकतांत्रिक होंगे। तो मुझे लगता है सोशल जस्टिस की बात को और मुखरता से रखा जाना चाहिए और मजबूती से रखा जाना चाहिए। और जो इस वक्त मंत्रिमंडल में ओबीसी, दलित और पसमानदा लोग आए हैं, इनको इस बात को मजबूती से उठाना चाहिए। उसमें महिलाओं का भी आता है। देखिए, सबसे ज्यादा गाज जो है हमारी उन महिलाओं को, हाशिया की महिलाओं को, जो दलित, ओबीसी और मुस्लिम कम्युनिटी से आती है, उनके ऊपर एक तो वो महिला है, दूसरी वो ओबीसी, दलित या मुस्लिम है, और तीसरी वो गरीब है। तो हमारी मार्जिनलाइज महिलाएं जो हैं, उनको न्याय भी मिले, उन्हें सिक्योरिटी मिले, तब तो वो काम करेंगी। वो खेत मजदूर भी होती है, मेहनत कश होती है और मेहनत करती है। और वहां पर इस वक्त कोविड के बाद जो श्रिंक हुए हैं, फैक्ट्रीज में जॉब बंद हुई, छोटी छोटी फैक्ट्रियां, तो हमारी महिलाओं के भी जो है वो नौकरियां चली गई हैं, उनके लिए भी लाइफ बड़ी मुश्किल है। तो मुझे लगता है वो जनरेट करना भी इनका काम है। और तीसरी बात, इन्हें क्रैश अब स्टार्ट करना चाहिए, ये करके दिखाएं। अब ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से दोबारा आए हैं, इन्होंने हिस्ट्री रिपीट कर दिया है, 34-35 साल बाद हुआ है। तो ये जो है क्रैश हमारी जो कंस्ट्रक्शन महिलाएं उनके लिए बना है, और ये जो हमारी डोमेस्टिक वर्कर्स है उनके लिए भी क्रश का इंतजाम करें। बिल्कुल उनकी सुविधा दें, और सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाएं। सिर्फ अमीरों की बपौती ये ना हो कि अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं और सरकारी स्कूल बर्बाद से बर्बाद होते जाए, जो तमाम पिछले सालों में हुए हैं। बहुत से, हर सरकार ने यही किया है, किसी ने भी गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया एजुकेशन। मुझे उम्मीद है कि करेंगे, हमारी बेटियों के एजुकेशन पे भी काम हो। बिल्कुल। सीबी पांडे साहब, आप क्या प्राथमिकताएं चाहते हैं सरकार से, संक्षेप में? देखिए, मेरी इस सरकार, जो पिछली सरकार, उससे मेरी सबसे बड़ी ये शिकायत है कि वो सरकार को जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उसकी कोई परवाह नहीं, उनको किसी इंस्टीट्यूशन की परवाह नहीं। अब ये पूरा अगर आप देखें, जो मोदी योगी जी की जो भाषा थी, वो किसी इंस्टीट्यूशन को समझते ही, जैसे कि वही है वो जो
इस बार आप क्या प्राथमिकताएं देखते हैं इस बार? अब वही इस बार जो मैं कह रहा हूँ कि जो इंस्टीट्यूशन है उनको आप ठीक ढंग से उनको आप स्ट्रेंथन करिए, डेमोक्रेटिक पैटर्न चलाइए। और हम लोग तो आप जानते हैं कि गांव पंचायतों को मजबूत करने के लिए गांव सरकार योजना चला रहे हैं। कम से कम गांव सरकार की योजना को अगर पूरी तरह से संवैधानिक योजना उसको लागू कर दे तो मैं समझूंगा सरकार की बड़ी सफलता। बिल्कुल, यानी कि सरकार आ गई है, बीजेपी को जितना खुश होना था उतना खुश होने का मौका उसको मिला है। अब बारी सरकार की है कि वो राज्य की जनता को भी खुश करे, उसके जो बुनियादी सवाल हैं उनका समाधान करे, सबके साथ न्याय करे, जो संवैधानिक संस्थाएं उनका सम्मान करे, उत्तर प्रदेश की आर्थिकी की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करे और आम आदमी को बेहतर उसके लिए बेहतर जीवन परिस्थितियां हुई हैं ये एहसास कराए, शिक्षा को बेहतर करे। ये तमाम अपेक्षाएं हमारे जो पैनल है उसने की हैं और मुझे लगता है ये अपेक्षाएं पूरा जो उत्तर प्रदेश का समाज है वो भी उसकी भी अपेक्षाएं इसी तरह की हैं। चुनाव हारना जीतना अब कम से कम 2.5 साल बाद होगा, तो इस बीच कम से कम पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को बदलने का जो मौका बीजेपी को मिला उस मौके को वो जन पक्ष में काम करते हुए उस मौके को बनाए, यही हमारी अपेक्षा, हम सबकी अपेक्षा है। और इसी के साथ हम आज अपने कार्यक्रम को बात से बात चले को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, अपने सुझाव जरूर दें, अपनी टिप्पणियां जरूर दें, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम ही बात से बात चले है। तो अगर आप गुफ्तगू नहीं करेंगे तो बात चलेगी नहीं, तो इसलिए आप जरूर अपने सुझाव अपनी टिप्पणियों से हमको अवगत कराते रहें। इसी के साथ शहरनामा.com की ओर से मैं आप सब का आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। आपका भी आभार कि आपने हम लोगों को मौका दिया।